हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उद्भव द बिगनिंग में। मैं शुभम सिंह लेके आया हूँ क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4, जो कि बुक नंबर फर्स्ट है हमारा। और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के नए केंद्र भी कह सकते हैं। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने 5 टॉपिक: यूरोपीय यूनियन, आसियान, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। क्योंकि आपके सिलेबस में यही है 24-25 में। अपने चैप्टर के और जाने से पहले हम पहले अपना बैकग्राउंड देखेंगे कि इस चैप्टर में बैकग्राउंड क्या है, और फिर हम इस चैप्टर के को जानेंगे पूरे डिटेल में। जैसा कि आपको पता है, हमारा दूसरा वर्ल्ड वॉर या दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक चला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व है यानी वर्ल्ड है वो दो गुटों में बट गया, एक यूएसएसआर और एक अमेरिका के गुट में, साम्यवाद और पूंजीवाद के गुट में। और पूरा यूरोप दो भागों में बट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। यानी सॉरी, एक मिनट, पश्चिमी यूरोप जो कि यूएसए के समर्थक थे, और पूर्वी यूरोप यूएसएसआर के समर्थक थे। तो जो यूएसए था उसने 1948 में मार्शल योजना के नाम से एक अभियान चलाया। किसके लिए? पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए। इसमें क्या चलाया गया कि ये आर्थिक मदद दी जाने लगी पश्चिमी यूरोप के देशों को, जिसका नुकसान 1945 में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनको जो हानि पहुंची युद्ध से, और उनको आर्थिक मदद देने के लिए यूएसए ने मार्शल योजना चलाई 1948 में। और 1991 में यानी 1991 में जब यूएसएसआर हमारा खत्म हो गया, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो पूरे विश्व में केवल एक महाशक्ति बच गई, वो था हमारा यूएसए। यूएसए एक महाशक्ति बचा। इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे शीत युद्ध हमारा खत्म हुआ, तो शीत युद्ध के बाद विश्व के सामने कुछ ऐसे संगठन, देश प्रभावशाली बनकर सामने आए, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन तथा देश अमेरिका के एक ध्रुवता के सामने विकल्प बन सकते थे तथा अमेरिका की शक्ति को कुछ हद तक कम कर सकते थे। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने से स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को आवश्यक हो। अभी मैंने आपको बताया कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो पूरे विश्व में केवल एक महाशक्ति बची, वो थी अमेरिका। अमेरिका इतनी ज्यादा शक्तिशाली बन के उभरी कि अब ये देशों को नियंत्रित करने लगी। सबसे ज्यादा सैनिक इसके पास, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कंट्रोल करने लगी। तो कुछ ऐसे संगठन हैं जो बन प्रभावशाली बनकर सामने आए, जो अमेरिका के शक्ति को कुछ हद तक कम करने लगे, जैसे यूरोपीय संघ और आसियान जैसे संगठन। और कुछ देश थे जो यूएसएसआर को टक्कर तो नहीं, बट खुद कुछ हद तक कम कर रहे थे उसकी शक्तियों को, जैसे चाइना, भारत, यानी चाइना जिसे चीन कहते हैं, भारत, रूस, जापान। ये सभी देश एक नए पावर की तरह उभरे, जिसे हम सत्ता के नए केंद्र भी कह सकते हैं, और ये नए नए संगठन उभरे। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पहले यूरोपीय संघ, फिर आसियान, फिर चाइना, और फिर जापान, फिर दक्षिण कोरिया। बस इस चैप्टर में इतना ही है। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर।
आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। जब मित्र राष्ट्र यानी मित्र और धुरी, धुरी मान लो, धुरी, हाँ धुरी, सॉरी, धुरी, धुरी राष्ट्र, तो धुरी राष्ट्र की हार हुई। मित्र राष्ट्र जिसमें यूएसएसआर और यूएसए शामिल थे, इन इन्होंने विजय प्राप्त करी किस पे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरे विश्व युद्ध में। तो फिर उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर दोनों अलग अलग विचारधारा के देश थे। यूएसएसआर जो कि पूंजीवाद का विरोध करता था और साम्यवाद का समर्थक था, और यूएसएसआर मतलब सॉरी यूएसए जो कि पूंजीवाद को मानता था और साम्यवाद का विरोध करता था। तो इन दोनों विचारधाराओं पे शीत युद्ध का दौर चला, इन दोनों विचारधाराओं में टकराव हुआ, तो जिसे फिर इन दोनों को दो दुनियाओं का देश कहने जाने लगा। पहले दुनिया का देश यूएसए और दूसरे दुनिया का देश यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। विश्व में दो महाशक्ति में से एक महाशक्ति कम हो गई, तो अब किसका प्रभुत्व रहा? यूएसए का। इसलिए ये बहुत ज्यादा शक्ति से उभरा, इसको अब रोकने वाला या टक्कर देने वाला कोई बचा नहीं, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया था। तो इसी को कुछ हद तक कम करने के लिए कुछ नए केंद्र आए, प्रभावशाली संगठन तथा प्रभावशाली देश सामने आए। यही है। आइए चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ अमेरिका ने 1948 में यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए पुनर्गठन के लिए बहुत बड़ी मदद की। इस मार्शल योजना से जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिका ने आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए मार्शल योजना चलाई, जिससे पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिल सके। अभी मैंने आपको बताया था कि पूरा विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो गुटों में बट गया था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हानि पश्चिमी यूरोप को हुआ, उसको भरने के लिए, उस हानि को कवर करने के लिए अमेरिका ने आर्थिक मदद चलाई, जिसका नाम था मार्शल योजना। ठीक है, आगे हम और डिस्कस करेंगे। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई, जो कि राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम था। यानी जो मार्शल योजना चलाई गई थी वो 1939 में यूरोपीय परिषद का रूप ले लिया। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन ले लिया। किसने ले लिया? जो मार्शल योजना था। ठीक है। 1989 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। 1989 में जब यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ, तब यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना, एक दूसरे को राजनीतिक रूप में विचार विमर्श करने लगे, राजनीतिक भाग लेने लगे, जैसे किसी युद्ध वगैरह में हस्तक्षेप, ये सब। आगे इतना डिटेल मत जाओ। 1992 में मस्ट्रेट है, मस्ट्रेट संधि। ठीक है, मस्ट्रेट लिखा हुआ है, ये काट देना। 1992 में मस्ट्रेट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। आपसे पूछ सकते हैं यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, तो आप लिख सकते हैं मस्ट्रेट संधि 1992 में हुआ, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ठीक है, यूरोपीय संघ इतना ही है। यूरोपीय संघ की विशेषता, यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। अभी आपने देखा ऊपर, राजनीतिक सहयोग में हस्तक्षेप करने लगा, तो ये संस्था बन ली। इसमें कई यूरोप के सारे देश शामिल होने लगे, तो फिर ये यूरोपीय संघ कहलाने लगे। यह एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। इसके पास अपना झंडा था, अपना राष्ट्रगान और अपना स्थापना दिवस तथा अपना मुद्रा था। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर था।
इसकी मुद्रा यूरो है, जो कि अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। यूरो, इसकी मुद्रा यूरो है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। यह यूरोपीय संघ की एक विशेषता थी कि इसके पास खुद का एक झंडा था, जिसमें 12 सितारे हैं गोल्डन कलर के। आप पूछ सकते हैं 12 सितारे किसका प्रतीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ये सितारे यूरोप के लोगों के बीच में एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है। और अपना राष्ट्रगान है, और इसने अपना संविधान भी बनाने की कोशिश की थी, जिसमें असफल रहा था। आगे हम पर डिस्कस करेंगे। तो 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरी। घरेलू उत्पादन कितना था इसका? एक मिनट। इसका घरेलू उत्पादन 2016 में 17 अरब डॉलर था। इसकी जो मुद्रा थी यूरो, जो अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती थी। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा था। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो अमेरिका की हिस्सेदारी है विश्व व्यापार में, उससे 3 गुना ज्यादा था इसकी हिस्सेदारी। आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोपीय, एशिया और अफ्रीका के देशों पर था। मतलब ये व्यापार जब करता था तो यूरोपीय और अफ्रीका और एशियाई के देशों को ज्यादा अपने तरफ आकर्षित आकर्षित करा और उनसे व्यापार करने लगा। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। इसका एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। फ्रांस परमाणु शक्ति इसका एक देश है। इसकी विशेषता में एक बहुत बड़ी बात है। इसका जो देश है, सदस्य देश है फ्रांस, जो कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त है। विटो पावर इसे प्राप्त है। किसको प्राप्त है? फ्रांस को। ब्रिटेन को भी था, लेकिन ब्रिटेन अलग हो गया इससे। चलते फिर आगे। यूरोपीय संघ की कमियां। यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपने विदेश नीति और सुरक्षा नीति, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ होती है। देखिए, जो यूरोपीय संघ के देश हैं, उनकी अपनी अपनी विदेश नीति है और अपनी अपनी सुरक्षा नीति है। तो कई बार अपनी अपनी विदेश नीति और सुरक्षा नीति एक दूसरे से भिन्न होती है। तो इस प्रकार से इनके बीच के देशों में, मतलब यूरोपीय संघ के देशों में आपसी विवाद हो जाता है। जैसे जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ब्रिटेन हमले के साथ था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस हमले के खिलाफ था। अमेरिका ने हमला करा था तो किस लिए करा था? कि वहां के तेल के खदानों को अपने अंदर मिलाने के लिए, इसलिए हमला कर दिया था अमेरिका ने इराक पर, और वहां के संसाधनों पे कब्जा करने के लिए। तो जो ब्रिटेन था वो अमेरिका के साथ था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। तो ये भी एक बात है, लिख सकते हैं। ये भी मतभेद रहा इनके आपसी देशों में। यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। डेनमार्क और स्वीडन। मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, मस्टेट लिख लेना। मस्टेट मस्टेट ठीक है। मस्टेट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो, यूरोप लिखा है, यूरोप कर लेना, यूरो को मानने से इनकार कर दिया। जो डेनमार्क और स्वीडन है, इसने मस्टेट संधि, जिससे यूरोपीय संघ का गठन हुआ 1992 में, उसको मानने से मना कर दिया, तथा ये मुद्रा मानने से, जो कि यूरो है, उसको भी मानने से मना कर दिया। किसने? डेनमार्क और स्वीडन ने। यूरोपीय संघ के 21 सदस्य देश अमेरिका गठबंधन में है, नाटो में। इसके कई देश नाटो में शामिल है। ये भी एक विवाद का कारण है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया, अभी मैंने बताया था आपको। इसके पास भी विटो पावर था, लेकिन ये यूरोपीय संघ से अलग हो गया। यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। फिर है यूरोपीय संघ के गठन के प्रमुख उद्देश्य। एक समान विदेश और सुरक्षा नीति। एक समान सुरक्षा नीति मतलब सभी जितने यूरोप के देश हैं, मान लो इसमें 50 देश हैं, है नहीं इतने, आप मानना मत, 50 देश हैं। अब इन 50 देशों की एक समान सुरक्षा नीति होगी, और
इनकी एक समान सुरक्षा नीति और तथा एक समान विदेश नीति, सुरक्षा नीति 2 बार कह दिया, होगी। तथा इसने सोचा था, बट ऐसा हुआ नहीं। तथा एक समान आवागमन यानी वीजा मुक्त आवागमन, यहाँ से यहाँ तक यूरोप के किसी भी देशों में, यूरोप का कोई भी देश आ जा सकता है बिना वीजा का, ठीक है। एक समान मुद्रा का चलन, यूरो का चलन, लेकिन ये भी असफल था। अभी डेनमार्क और स्वीडन ने मना कर दिया था, ये भी मैंने बताया। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। आंतरिक मामले मतलब ये देश है, मान लो ब्रिटेन है और ये डेनमार्क है, इन दोनों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, लेकिन ये इनको पसंद नहीं, ठीक है। आसियान, यूरोपीय संघ हमारा खत्म होता है यहीं पर, हम चलते हैं आसियान के, ठीक है। आप लिख सकते हैं, कमियां बता दी, विशेषता बता दी, और कैसे उसका गठन हुआ ये भी आपको बता दिया। आसियान, एक मिनट। आसियान एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। बाद में इसकी संख्या 10 हो गई। 10 कैसे? बाद में 5 और मिल गए, जिसमें दारुसलाम, लाओस, सॉरी बीच में ये है, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, वियतनाम शामिल हो गए। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 10। तो वर्तमान में अगर पूछ ले वर्तमान में आसियान की संख्या कितनी है, सदस्य संख्या कितनी है, तो 10 कह सकते हैं। आसियान के प्रमुख उद्देश्य, एक मिनट। आसियान के प्रमुख उद्देश्य, आसियान के सदस्य देशों की आर्थिक विकास को तेज करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, मतलब एक दूसरे के सहयोगी देशों के बीच में सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, मतलब सांस्कृतिक रूप से लोग आए जाए मिले, तो सांस्कृतिक रूप से भी विकास होगा और सामाजिक रूप से व्यापार से, ठीक है। समान उद्देश्य वाले अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर संबंध बनाना, मतलब जो विकासशील देश है उनके साथ बेहतर संबंध बनाना, व्यापार करना, शांति बनाए रखना, न्याय और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर चलकर क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, मतलब ये युद्ध को नकारती है आसियान, और जहां तक करती है ये आंतरिक मामलों, मतलब हस्तक्षेप तो नहीं करते आंतरिक मामलों में, बट अगर कहीं दो देशों में, इनके आपसी सहयोगी देशों में लड़ाई हो जाए तो ये शांतिपूर्व उस पर बात करके सुलटारा कर लेती है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, एक दूसरे की मदद करना, भी मैंने बताया। वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक, और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, तो एक दूसरे देशों की मदद करना। आसियान शैली, आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रहित, संयुक्त सहयोग, मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। इसे आसियान शैली कहते हैं। मतलब यह एक ऐसे संगठन थे जो युद्ध को छोड़कर बात विमर्श करके सुलटारा करने पर जोर देती थी, और तथा ये इसकी बहुत खास बात है जिसे आसियान शैली कहते हैं, जो कि एक दूसरे सहयोगी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। आप ये लिख सकते हैं, बस नहीं है। आसियान समुदाय के 3 प्रमुख स्तंभ, आसियान से समुदाय के 3 प्रमुख स्तंभ में ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने से सहमत, मतलब जो आसियान के देश हैं उनके बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो उनको सैनिक टकराव तक ना ले जाकर बातचीत सुलटारा कर देना। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के साझा बाजार और उत्पादन आधार को तैयार करना है। इसे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलती है। साझा बाजार मतलब एक जैसा बाजार, कि मतलब यहाँ टैक्स फ्री, टैक्स फ्री जिसे कह सकते हैं, ठीक।
आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय के उद्देश्य से यह है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बात विमर्श का सहयोग। एक बहुत बड़ी बात है कि ये एक ऐसा मंच है कि जहाँ पर ये इनके देश बात बात विमर्श करके एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, युद्ध नकारते हैं। ठीक है। आसियान क्षेत्रीय मंच। एक आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना सॉरी एक नया आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि आसियान देशों के बीच सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बना रहे। ठीक। आसियान का महत्व। ठीक। आसियान का महत्व, उपयोगिता और प्रासंगिकता। आसियान के मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे देश तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित है। मतलब ये भारत और चीन जैसे विकासशील देश जो विकास कर रहे हैं तेजी से, उनके साथ निवेश कर रही है, व्यापार कर रही है, व्यापार में वो और अपने इन्वेस्ट कर रही है। निवेश करना यानी इन्वेस्ट करना। ठीक। आसियान निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले पर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। मुक्त व्यापार यानी कि टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। ठीक है, टैक्स फ्री व्यापार पे भी जोर दे रहा है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। 1991 के बाद भारत में पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई है थी। ठीक है, भारत ने भी पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई थी। भारत आसियान के मिनट भारत भारत में आसियान के दो सदस्य देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। 2009 में भारत, एक मिनट पहले पर रीड कर लो फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझ होते किया है। समाज ये सॉरी रुक जाओ एक मिनट। मुक्त व्यापार साझा है, सॉरी साझा किया है, जो 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ था। साझा बाजार। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहयोगी सदस्य और बाकी के गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है। थोड़ा नोट्स में दिक्कत आ गया, ये 2-3 लाइनें गलत है, कहीं कहीं मिस्टेक है, वो आप सुधार लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। 2009 में भारत और आसियान के साथ मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर हुआ, जो कि 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ था। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देश, सहयोगी सदस्य, बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। मतलब सहयोग करना, चाहे वो सदस्य हो, ना सदस्य हो या क्षेत्र में हो, उनके साथ तालमेल बैठाना, मेल मिलाप करना। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों को और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। मतलब जैसा भी भारत में कोई बात हो जाए तो ये मंच प्रदान करता है कि ये अपनी आवाज उठा सके। ठीक है, आगे है हमारा संगठन। हमारे इतने तक ही था, ये दो संगठन थे। जो आपको समझ आ गया, जो भी आपको डाउट लगे वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने देश के आगे कि कौन कौन से देश थे। पहले हमारा चाइना। चीन भारत का पड़ोसी देश है। चीन विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला पहला देश था, लेकिन अब दूसरा हो गया। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत की हार हुई। ठीक है, दलाई लामा भारत आ गए थे और चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई करके आक्रमण कर दिया था 1962 में। ठीक है, पढ़ेंगे आगे चैप्टर में भी। भारत और चीन के बीच व्यापार बड़े स्तर पे होता है। भारत में सबसे ज्यादा
चीनी प्रोडक्ट ही आता है। देखते हैं आप सभी। चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान, ठीक है। वर्तमान समय में चीन, ये चेंज नहीं है, चीन है, ठीक है। चीन इतना विकसित है जो लगता है 1900 और 2040 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, ऐसा लग रहा है, ठीक। यह सब इसके आर्थिक नीतियों के कारण हुआ। 1978 में चीन ने मुक्त द्वार, ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, मुक्त द्वार की नीति अपनाई और व्यापार में शामिल होने लगा। मतलब जब 1900, जो ये आगे पढ़ेंगे। चीन की खुले द्वार नीति, ओपन डोर पॉलिसी का अर्थ है 1978 में डेंग सियोपिंग द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीति, जिसमें चीन को विदेशी व्यवसाय के लिए खोला गया ताकि वह देश में निवेश कर सके और चीन की अर्थव्यवस्था विकसित कर सके। पहले मतलब ऐसा था कि चीन ना अपना किसी से व्यापार नहीं करता था, किसी देश से नहीं, ये सब कुछ अपने घर में ही बनाता था। 1978 में जो यहाँ के जियो सामपिंग, डेंग जियो सामपिंग, ठीक है, जियो नहीं है, जो मैं नाम माइंड में नहीं आ रहा, फिर भी आप इसको सही कर लेना देख के, मान लो आपके लिए क्वेश्चन है। ने एक नीति अपनाई, ओपन डोर पॉलिसी, 1978 में, ठीक है, जिसमें ये था कि चीन अब बाहर के देशों के लिए अपना व्यापार खोल दिया, यानी ओपन डोर पॉलिसी अपना ली और अब ये सबसे व्यापार करेगा। इसी को हम ओपन डोर पॉलिसी का, जब से चीन इतना विकसित होने लगा कि ऐसा लग रहा है 2040 तक आते आते अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अब सुई से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक, यानी फैक्ट्री वगैरह या कारखाने, सब चीन खुद ही बनाता है, ठीक है। 26 अक्टूबर 1971 में चीन की कांग्रेस सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। इसे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी मिल गई। ये इम्पोर्टेंट है कि इसे चीन को स्थायी सदस्यता मिली हुई है, किसमें, सुरक्षा परिषद में, ठीक है। 1950 के दशक का चीन, चीन की क्रांति 1949 में हुई। क्रांति में माओ के नेतृत्व में हुआ था क्रांति, ठीक है। माओ थे यहाँ के क्रांतिकारी थे। चीन की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसने 1949 में जो चीन की क्रांति, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। ये साम्यवाद को अपनाया था, किसने, माओ ने। चीन आर्थिक रूप से बिछड़ा हुआ देश था। पूंजीवाद दुनिया से रिश्ते तोड़कर साम्यवाद बन गया था। चीन में जब क्रांति हुई तो इसने साम्यवाद अपना ली और लोगों से, मतलब बाहर के देशों से व्यापार करना बंद कर दिया, अपना व्यापार का दरवाजा बंद कर लिया, आप कह सकते हैं ऐसा। किसी से मतलब नहीं रखता था, इसने साम्यवाद अपना ली और अपने कृषि पर डिपेंड हो गया, ठीक है। और ऐसे में चीन के पास अपने संसाधनों के गुजारा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। चीन खेती से पूंजी निकाल कर उद्योग में लगाता था। चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी। अब ये किसी से व्यापार करेगा नहीं तो विदेशी मुद्रा आएगी नहीं, और जब ये मुद्रा आएगी नहीं तो बड़े बड़े कारखाने वगैरह उद्योग कैसे होगा। तो जो खेती करते थे उससे ही जो पैसा वगैरह आता था उसी को उद्योग में लगाते थे, ठीक है। चीन जब ओपन डोर पॉलिसी अपनाई नहीं थी, ये 50 के दशक की बात चल रही है। इसलिए बाहर से आयात होने वाले सामानों के धीरे 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 चीन ने घरेलू स्तर पर बनाना शुरू कर दिया। चीन आज देखते हैं ना, चीन सुई से लेकर हर बड़ी चीज, हर छोटी चीज घर में ही बनाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हम, भारत में सबसे ज्यादा चीज हम चाइना का यूज करते हैं ना। जैसे अभी टिकटॉक था, वो भी चाइना का था, जो कि बैन है। रोजगार की स्थिति अच्छी थी चीन में। अर्थव्यवस्था 5.6% के दर से विकसित कर रही थी। लेकिन चीन की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया था, ठीक है। तो ये भी एक इसकी विशेषता, कमजोरी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या बनेगी,
जन संसाधनों का खपत होगा, ठीक है। तो वो बाहर से मुद्रा आ नहीं रही, तो चीन के लिए बहुत बड़ी बात थी, नुकसान करा इसको बहुत ज्यादा। सन 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, ठीक है ना, कृषि उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी में अभियान चलाया, जोर दिया कृषि उद्योग और सेना और विज्ञान की ओर। किसने? चाउ एन लाई ने मॉडल तैयार करा था। फिर है 1978 के बाद चीन तेजी से विकास, हाँ, क्योंकि ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी चाइना ने, डेंग शाओपिंग के द्वारा। शाओपिंग है, जियोपिंग नहीं है, शाओपिंग। डेंग शाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, जिसके द्वारा चीन बहुत तेजी से विकास करने लगा, और आज देख सकते हैं चीन हमसे बहुत ज्यादा आगे। चीन के शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती निजीकरण कर दिया गया, 1990 औद्योगिक को निजीकरण कर दिया गया। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, ठीक है। मतलब 1982 में चीन ने खेती को निजीकरण कर दिया, लोगों के बीच में सौंप दिया, क्योंकि यहाँ साम्यवाद था, तो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे सरकार का हक था, ठीक है। लेकिन इसने निजीकरण कर दिया, लोगों को अधिकार दे दिया, हाँ भाई तुम खेती कर सकते हो, तुम्हारा भी खेत हो सकता है। 1998 में औद्योगिकरण को भी निजीकरण कर दिया। लेकिन जब शॉक थेरेपी हुआ था 1991 में, कह सकते हैं 1990 में, जब शॉक थेरेपी हुआ, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, शॉक थेरेपी के कारण हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। तो जब साम्यवाद विचारधारा वाले पूंजीवाद को अपना रहे थे, निजीकरण कर, उस समय इसने नहीं करा। इसने चरणबद्ध ढंग से अपने अर्थव्यवस्था को खोला और तेजी से विकास करा। मतलब कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी का इस पर कोई प्रभाव नहीं कर पड़ा, क्योंकि यह भी एक साम्यवाद देश था और पूंजीवाद का विरोधी था, लेकिन इसने ओपन डोर पॉलिसी अपना के लोगों से व्यापार करने लगा, सबसे करने लगा। इस वजह से इस पे शॉक थेरेपी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। फिर आता है हमारा जापान। जापान जापान एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल 3 लाख 77 हजार, नहीं, 3 लाख 1, 3 लाख 3,70,765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था ये। इसकी आबादी लगभग 13 करोड़ है। अभी सर्च करोगे तो 12 पॉइंट कुछ है, 38 के अराउंड है करोड़, ठीक है। 13 लाख मान लो। दूसरे महायुद्ध में आप सभी को पता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसके 2 क्षेत्र था, हिरोशिमा और नागासाकी। नागासाकी दोनों पे एटॉमिक बम गिरा था अमेरिका ने। इतनी हानि होने के बाद भी ये आज इतना विकास विकसित है कि टेक्नोलॉजी के मामले में तो भारत से बहुत आगे। तो भारी विनाश और पराजय का सामना करना पड़ा। आज जापान विश्व की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है। जापान के प्रमुख उद्योग है मोटर गाड़ियां बनाना, बारीक नापतोल के मशीनें बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सामानें बनाना। आज हम जापानीज चीजें यूज करते हैं, जैसे कैमरा हो तो सोनी का, और फिर यही सब चीजें यूज करते हैं हम ज्यादातर, जापानीज चीजें। और लोग भी हम देखते हैं, जापानीज एक अलग ही ट्रेडिशन है ना। एनिमीज वगैरह देखते हैं, कार्टून वगैरह फेमस है, जो सब कौन बनाता है? जापान। 1947 में निर्मित अपने संविधान में जापान ने युद्ध को परित्याग की घोषणा कर दी थी, युद्ध को नकार दिया था। संविधान के प्रस्ताव में कहा गया कि हम जापानी लोग सदा सर्वदा के लिए शांति और विश्व के सभी देशों के साथ सहयोग चाहते हैं। जापान ने 1991 में अमेरिका के साथ सुरक्षा संविधान संधि की। इस संधि के द्वारा अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की गारंटी ली। अब जब जापान ने अपना संविधान बनाया, तो जापान ने कह दिया कि हम लोगों से युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ली? अमेरिका ने, ठीक। अभी भी कोई मतलब हमें अटैक करता है जापान पे, तो अमेरिका
अटैक करने वाले देश के ऊपर अटैक करेगी, जापान को प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि ये नाटो में शामिल है। ठीक है। हाँ, तो अब सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने ले ली। इस वजह से इसने औद्योगिकी, आर्थिक और औद्योगिक विकास करना जापान का प्रमुख लक्षण बन गया। फिर ये तेजी से विकास करने लगा। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है। इस देश का काफी बड़ा हिस्सा पहाड़ी है। ठीक है, जापान में बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया है। यहाँ 200 से भी अधिक ज्वालामुखी हैं। फिर भी देखो आज कितना ये समृद्ध देश है। ठीक है। जापान के निकटतम पड़ोसी देश कोरिया एवं रूस, रूसिया लिखा हुआ है, रूस कर लेना। रूस एक विकसित देश है। वर्तमान में देख सकते हैं कि विकसित है बहुत ज्यादा कोरिया और रूस। एशिया को रूस तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भी था। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 में, ग्रुप 7 में शामिल है। ये भी एक खास बात है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में 10% का योगदान प्रदान करता है। ठीक है। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडई, टोयोटा आदि सब ये ब्रांड है। आप सबने नाम सुना ही है, पैनासोनिक, कैनन और सुजुकी। मारुति तो खैर सुजुकी है ओनली, मारुति तो इंडिया का है, लड़ाई हुई। होंडई, टोयोटा, ये सभी कहाँ के ब्रांड है जो कि पूरे देश में चलती है, पूरे विश्व में फेमस ब्रांड है। एक साथ कहाँ के, जापान की। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है अपना साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ज्यादा जाना नहीं है इसमें। दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया को 38वें समांतर रेखा द्वारा विभाजित कर दिया गया है। ठीक है। वर्ष 1950 से 1993 के दौरान कोरिया युद्ध हुआ। इसमें दोनों कोरिया बने, साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया। 1991 में दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बने। फिर ये दोनों 1991 में। इसी समय दक्षिण कोरिया एशिया सत्ता केंद्र के रूप में जाने जाने लगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ये इसी समय 1991 के बाद ही यह एक नई आर्थिक रूप में विकसित करने लगा और नई आर्थिक रूप में उभरा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वन है। वन नहीं होगा, बोन होगा, बोन। ठीक है, बोन, ये वन काट देना, बोन है। दक्षिण कोरिया एक विकसित देश है। सकल घरेलू उत्पादन के आधार पर यह विश्व की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी स्तर पर काफी विकसित है। विकसित देश है। इसका एक तेरहवा विश्व में 13वें स्थान पे आता है सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले। समझो कितना छोटा सा देश था और 13वें स्थान पे आता है। ठीक। सैमसंग, जो कि डिस्प्ले, आईफोन का डिस्प्ले भी यही बनाती है, सैमसंग, किया और एक और था नाम, पोस्को। हाँ, पोस्को आदि कंपनी भी जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध और लोकप्रिय ब्रांड है। ये सभी कहाँ की है, कोरिया की। तो आपके लिए इतना ही है, आप इतना लिख सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आता नहीं है। सबसे ज्यादा यूरोपीय संघ और आसियान से में पूछा जाता है और एक चाइना से। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, सॉरी चैनल में नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और आप बने रहिए हमारे चैनल के में। आपके सीओटी की भी तैयारी करवाएंगे। जाते जाते सबको धन्यवाद।